तो अपन अब हेडिंग डालते हैं टेंसेस। टेंसेस समझ लो। टेंसेज क्या होता है, वो हिंदी में अपन इसको काल कहते हैं, लेकिन ये एक ग्रामर की एक यूनिट है। ये एक ग्रामर की यूनिट है, इसीलिए इसको एक ग्रामेटिकल यूनिट कहते हैं। ये एक ग्रामर की यूनिट है, इसीलिए इसे ग्रामेटिकल यूनिट कहते हैं। और इस ग्रामेटिकल यूनिट के अंदर हम जो वर्ब होती है ना, उसके जो चेंजिंग फॉर्म्स होते हैं, वेरिएबल जो होते हैं, चेंजिंग फॉर्म्स, चेंजिंग फॉर्म्स यानी कि जो बदलते हुए रूप होते हैं, चेंजिंग फॉर्म्स। और वो कैसे चेंज होते हैं? एज पर टाइम, समय के अनुसार। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे वर्ब भी अपना रूप बदल लेती है। तो टेंस एक ऐसी ग्रामेटिकल यूनिट है जिसके अंदर हम वर्ब का समय के अनुसार परिवर्तित रूप का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। वो क्या होती है? टेंस होती है। टेंस कोई काल नहीं है, टेंस कोई समय भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। टेंस एक ग्रामेटिकल यूनिट है, एक फंक्शन, एक टॉपिक है। टेंस कोई फंक्शन, या ऐसे कहूं कि टेंस एक ऐसे एप्लीकेशन नहीं है कोई कि भाई ये टेंस है। टेंस तो सिर्फ एक यूनिट है, पूरी यूनिट। और उस यूनिट में बहुत सारे टेंसेस आते हैं। उस यूनिट में हम किसका स्टडी कर रहे हैं कि बार बार वर्ब अलग अलग टाइम के अनुसार बदलती है। कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, कभी जय मारा जाएगा तो कभी बाजवर, तो कभी हैज हैवेड, तो कभी डू डज, कभी डिड। तो ये बार बार वर्ब क्यों बदल रही है और किस स्थिति में बदलती है, इसका अध्ययन जिस यूनिट के अंदर किया जाता है वह यूनिट क्या कहलाती है? टेंस। तो एक डेफिनेशन लिखेंगे कि लिखेंगे द ग्रामेटिकल यूनिट, द ग्रामेटिकल यूनिट, वह ग्रामेटिकल यूनिट, द ग्रामेटिकल यूनिट विच स्टडीज, विच स्टडीज जो अध्ययन करती है, विच स्टडीज द चेंजिंग फॉर्म्स। चेंजिंग यानी क्या होता है? बदलते हुए। फॉर्म्स यानी क्या होता है? रूप। किसके? ऑफ ए वर्ब, वर्ब एज पर टाइम, एज पर टाइम है ना, ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब के समय के अनुरूप परिवर्तित रूप का जो अध्ययन करती है वह यूनिट क्या कहलाती है? क्या कहलाती है ना? इज कॉल्ड व्हाट? टेंसेस। इज कॉल्ड टेंसेस, या टेंस ही लिख दो टेंसेस की जगह, इज कॉल्ड टेंस। ठीक है ना? करें आगे? लिखो इसमें, टेंसेस को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। टेंसेस कैन बी क्लासिफाइड, टेंसेस को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है एज फॉलोज। टेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज मतलब टेंसेस को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। लिखें, भाग इधर करना बोर्ड। ठीक, करें शुरू? हाँ चलो। ये लो, सबसे पहला मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे, मेरे साथ साथ। सबसे पहला लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा लिखेंगे
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चौथा लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पांचवा लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। छठा लिखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सातवां लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आठवां लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। नौवां लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। साथ में अपन अगले टेंसेस की तरफ चलते हैं। 10वां टेंस, 10वां है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। 11वां है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 12वां है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये अपनी टोटल लिस्ट है जिसमें अपन इतने टेंस पढ़ने वाले हैं और इसी सीक्वेंस में पढ़ते हुए चलेंगे। नॉर्मली लोग ऐसे पढ़ते हैं कि पहले प्रेजेंट प्रेजेंट वाले पढ़ लिए, फिर पास्ट पास्ट वाले पढ़ लिए, फिर फ्यूचर फ्यूचर टाइम वाले पढ़ लिए। अपन क्या करेंगे कि तीनों के इंडेफिनिट एक साथ पढ़ेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, फिर अपन कंटिन्यूअस वाले तीनों एक साथ पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट वाले एक साथ पढ़ेंगे, ऐसे करके। ठीक है, ओके, हटा दूं? ठीक है, लिख लो। अब अपन एक काम करते हैं कि पहले जो ये तीन इंडेफिनिट है ना, इन तीनों के इंडेफिनिट में जो वर्ब का रूप बदलता है वो कौन कौन से बदलते हैं, तो मैं एक बार तो लिस्ट बनवा देता हूं, उसकी एक टेबल बनवा देता हूं। तो वो तो तुम सबसे पहले यही काम है, रटना है कि इंडेफिनिट में ये वर्ब आती है, प्रेजेंट वाले में, पास्ट के इंडेफिनिट में ये वर्ब्स आती हैं, और फ्यूचर के इंडेफिनिट में ये वर्ब्स आती हैं। एक तो ये काम अपन मोटा मोटा कर लेंगे, फिर अपन 1 बाय 1 एक एक को उठाएंगे। इसका अपन इंडेफिनिट के रूल्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स और कॉन्सेप्ट दोनों पढ़ेंगे, इसकी बेसिक और जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो फिर पढ़ेंगे, फिर अपन इसको उठा लेंगे, इसकी भी ऐसे टेबल बना करके फिर इसका भी कर लेंगे। लास्ट में इसको सबको समअप करके इनकी एक कंबाइंड एक्सरसाइज कर लेंगे। 2 क्लॉज 3 क्लॉज कंप्लीट है। फिर सीक्वेंस ऑफ टेंसेज उठाएंगे, फिर कंडीशनल सेंटेंस उठाएंगे। ठीक है, चलो अब तो हो गया। हाँ, अब डाल दो हेडिंग, लिखो verb forms in indefinite tense, verb forms in indefinite tenses। अब इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का क्या क्या फॉर्म है देख लो एक बार, पहले समझ लो लिखना कैसे है। देखो इसकी यूं 3 आप क्या बनाना, एरोज, इस तरह का एक डायग्राम बनाना। इसमें यहां लिखना प्रेजेंट, भाई इंडेफिनिट तीनों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और सिर्फ हम कौन कौन से पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं। अब अगर अपन बात करें कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में वर्ब कौन कौन सी आती है, पास्ट के इंडेफिनिट में वर्ब कौन कौन सी आती है, और फ्यूचर के इंडेफिनिट में वर्ब कौन कौन सी आती है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं पास्ट की, प्रेजेंट की, सॉरी,
प्रेजेंट में अपन सबसे पहली बार अकेली इज एम आर, अकेले क्या इज एम आर, अलोन, अलोन मतलब अकेले। दूसरी अकेले हैजेव, वही इसमें भी मैंने क्या लिखा अलोन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। दूसरी डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगली अगली क्या है देखना, अगली है इज एम आर, अगली इज एम आर प्लस, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो कोई दिक्कत है इनको? नहीं है। अगला देखो, अब आते हैं अपन किसमें, पास्ट में। तो पास्ट में अपने पास कौन कौन सी वर्ब्स हैं, पास्ट की वर्ब्स देखो। सबसे पहली वॉज वर अलोन, इज एम आर का यहां क्या हो जाएगा वॉज वर, और वो भी कैसी आएंगी अलोन, अकेली। दूसरी हैड अलोन, अब सर ये क्या क्या अर्थ देती है पता नहीं, बात तो समझाओ, मैंने समझा देंगे, आप टेंशन मत लो इसकी। ये क्या है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जरा देखना इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप यहां थोड़ा सा नजर मारो। इज एम आर को अपन ने पास्ट में क्या कर दिया वॉज वर, हैजेब को उधर क्या कर दिया हैड, इधर फर्स्ट या एस को क्या कर दिया सेकंड, इधर डूडस को क्या कर दिया डिड, इधर इज एम आर को क्या कर दिया वॉज। ज्यादा याद करने में दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। टोटल वर्ब कितनी है 5, 5 वर्ब्स को याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका देखो इसके कितने हैं, इसके पहला जो फॉर्म है वो है शेलविल के साथ, शेलविल के साथ बी अलोन, बी अकेला, ये इसी में आता है। दूसरा शेलविल के साथ हैव अलोन, शेलविल के साथ हैव अलोन, हैव भी अकेला आता है। अगला अगला जो है वो है शेलविल के साथ, शेलविल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगला है शेलविल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपसे मैं पूछूं कि बेटा अगर अपन को प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब फॉर्म्स याद करने तो तुम कहोगे कितने वर्ब फॉर्म्स याद करने? 5। इज एम आर किस में आती है? अकेली, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हैजेब अकेले किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ऐसी किस में आते हैं? और डू डज के साथ वर्ब फर्स्ट किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। 5 वर्ब में ये होगी, 5 वर्ब इसकी होगी, 4 इसकी होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि इंडेफिनिट की वर्ब बताओ, मैं यूं ही लिखूंगा, यूं ही डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा का मतलब क्या होगा? ये पांचों में से कोई सी भी वर्ब आ सकती है। अब इनके यूज में आपको बताऊंगा, इज एम आर कब आता है, हैज हैव कब आता है, डू डज कब आएंगे, बरफस्ट या बरफस्ट में ऐसे यस कब आएंगे, इज एम आर वर्ब थर्ड कब आएंगे, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलूं तो तुम्हारे दिमाग में कितनी वर्ब घुसेंगी? सीधी 5। मतलब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़े बेटा इसमें बरफस्ट आएगी कि बरफस्ट में ऐसी आएगी, मैं कहूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब पांचों में से कौन सी आएगी ये तुम खुद सेलेक्ट करके निकालोगे। मैं तो ये बोलूंगा सीधा कि कौन सी वर्ब आ रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं कहूंगा बेटा इस सेंटेंस में ऐसा होने पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। अब पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ये नहीं है कि सब वर्ब सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब 5 है, बाज वर्ब, हैड, वर्ब की सेकंड, डिड प्लस वर्ब फर्स्ट और बाज वर्ब थर्ड। पांचों एकदम में याद आनी चाहिए तुरंत। मैंने कहा बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा, कट से 5-4 वर्ब याद आएगी, शैल विल बी, शैल विल हैव, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड। क्यों आती है, कैसे आती है, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन मैं जैसे ही बोलूं प्रेजेंट इंडेफिनिट तो 5 क्रियाएं दिमाग में आनी चाहिए, जैसे ही बोलूं मैं पास्ट इंडेफिनिट 5 क्रियाएं फिर दिमाग में आनी चाहिए, और जैसे ही बोलूं मैं फ्यूचर इंडेफिनिट तो 4 क्रियाएं आपके दिमाग में आनी चाहिए, और वो भी बिना किसी एरर के। कोई गलती नहीं होनी चाहिए दिमाग में कि सर ये इसमें आएगी कि उसमें जाएगी। ठीक है ना? ये आप एक बार डायग्राम बना लो। हो गया? कंप्लीट है? तो सबसे पहले कौन सी हेडिंग डलेगी? सबसे पहले कौन सी हेडिंग डलेगी? प्रेजेंट की इंडेफिनिट। सबसे पहली हेडिंग डाल दो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सबसे पहली हेडिंग हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है?
देखिए, इसका मतलब जो ये टेंस है ना, इसके अंदर ज्यादातर जितने भी कार्य दिखाए जाते हैं वो या तो रेगुलर होते हैं। इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो कैसी एक्टिविटी होती है? रेगुलर एक्टिविटीज। कैसी एक्टिविटी? मतलब हर रोज होती है यही काम, जब तो वो प्रेजेंट में है। भाई रेगुलर एक्टिविटीज है, नियमित कार्य होते हैं इसके अंदर। जो भी कार्य होंगे वो सारे नियमित होंगे। जैसे वह 2 बजे जगता है, वह 5 बजे सोता है, या जो भी काम करे, वो सुबह नाश्ते में ब्रेड लेता है, वो स्कूल रोज लेट हो जाता है। ये क्या रेगुलर एक्टिविटीज हैं। वो कार से स्कूल जाता है, वो बस से स्कूल पहुंचता है, मतलब ऐसे। ये मतलब वह जगते ही सबको गुड मॉर्निंग विश करता है, वह अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर घर से निकलता है। ये रेगुलर एक्टिविटीज हैं। इन रेगुलर एक्टिविटीज को नाम दे देते हैं हम डेली रूटीन। क्या नाम दे देते हैं? डेली रूटीन। क्या नाम दे देते हैं इनको? डेली रूटीन। तो ये डेली रूटीन भी होते हैं। डेली रूटीन्स जो होते हैं, दैनिक जो कार्य होते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं टेंस के अंदर। जो हमारी आदत होती है, हैबिचुअल एक्शन। अब सर हैबिचुअल एक्शन कैसे? जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हैबिचुअल एक्शन कैसे। जैसे मैंने कहा शेर आक्रमण करने से पहले धाड़ता है। मैंने कहा घोड़ा दौड़ने से पहले हिनहिनाता है। सांप काटने से पहले फुफकारता है। ये इनकी क्या है? आदत। क्या है ये? आदत। एक पागल इंसान अपने सिर को खुजलाता है। ये क्या है? आदत। ऐसे थोड़ी पहले खुजलाता था, आजकल तो बंद कर दिया उसने। तो ऐसे नहीं है। तो जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं वो हमेशा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहते हैं। दूसरी चौथी चीज जो इसके अंदर है वो स्टैटिक एक्टिविटीज, मतलब स्थायी कार्य। स्टैटिक एक्टिविटीज स्थायी कार्य होते हैं। सर स्टैटिक एक्टिविटीज मतलब समझ में नहीं आया। एक्टिविटीज सर ये चीज समझ में नहीं आई। जैसे मैंने कहा कि आदत की बात नहीं है। जैसे मैंने ये कहा कि इस महिला को बर्गर पसंद नहीं है, स्थायी है। कभी भी खवा दो, नहीं है पसंद, खवा दियो तो, है ना। मैंने कहा मुझे बस में सवारी करना पसंद नहीं है, क्योंकि जो जी है वो क्या होता है? मचलता है, घबरता है ना। मैंने कहा कि मुझे दिन में 6 घंटे पढ़ने की आदत है, या मैं दिन में 6 घंटे पढ़ता हूं। ये स्थायी आदत नहीं है, स्थायी काम है, ये मैं करता हूं। जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। क्या ये रेगुलर एक्टिविटी है? क्या ये डेली रूटीन है? क्या मम्मी पापा की आदत है? नहीं, ये उनका स्थायी कार्य है। हमेशा ऐसा ही होता है। समझ गए ना। संस्कारी बच्चे बड़ों का आदर करते हैं। संस्कारी बच्चे बड़ों का क्या है? ये उनके स्टैटिक एक्शंस हैं। ठीक है ना। तो ये सबके काम, ये इन सबको दिखाने के लिए एक तो होगी नियमित क्रियाएं। क्या हो गई ये? नियमित क्रियाएं। अच्छा ये क्या हो गई जरा बताना? दैनिक क्रियाएं। क्या हो गई ये? दैनिक क्रियाएं, नियमित क्रियाएं, दैनिक क्रियाएं। इसके अलावा आपके ये आदतन क्रियाएं, आदतन क्रियाएं, और लास्ट स्थायी क्रियाएं। इन सबको अपन कौन से टेंस में दिखाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाते हैं। सर कैसे? सर कैसे? हमारे कुछ समझ में नहीं आया। जैसे मैं बताता हूं, एक एग्जाम्पल आया। जैसे मैंने कहा कि प्रदीप, देखना, प्रदीप डैश टू स्कूल बाई कार। बाई कार। अब मैं आपसे पूछूं कि गो, बी, वेंट, सी गोज, डी, बिल गो। पहले तो यूं बताओ कि अपन को अर्थ क्या दे रहा है ये सेंटेंस? अर्थ क्या दे रहा है ये सेंटेंस? कि प्रदीप स्कूल कार से गया या जाता है। तो इस सेंटेंस को देखते तो ऐसा लगता है जैसे ये उसका डेली रूटीन है, ये उसकी दैनिक क्रिया है। क्या? कि वो कार से ही जाता है। ऐसे नहीं कार से गया, फिर कार से गया तो ऐसा आना चाहिए दैट डे, उस दिन गया, या सोमवार को गया, या मंगलवार को गया। ऐसे कुछ नहीं आना, डायरेक्ट आ रहा है कि प्रदीप स्कूल जाता है कार से। ऐसे ही होता है, प्रदीप स्कूल कार से जाता है, ऐसे ही बोलते हैं। तो अब इसमें प्रेजेंट टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म क्रिया की होती है कि नहीं होती? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होती है क्या? नहीं होती। किसमें होती है? पास्ट इंडेफिनिट। इसको काट दूं?
अच्छा बोलो, शैल विल के साथ वर्ब फर्स्ट किस टेंस में होती है? फ्यूचर में। तो ये काट दूं। अब अपन को कौन से भरने हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो ऑप्शन है, गो और गोज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था आपने, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब में क्या लगेगा? एस या एस। तो अपन को ये वाला काट देना है। तो बोला आंसर क्या आ गया? ठीक है ना। मैंने कहा ए डॉग, एक कुत्ता, इसको यहां से हटाऊं और आगे लिखो इस कुत्ते को। देखो, ए डॉग डैश एट स्ट्रेंजर्स, एट स्ट्रेंजर्स। हाँ, मैंने ऑप्शन लिखा इज बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा है अजनबियों पर। बी, बार्क्स भौंकता है अजनबियों पर। सी, बार्क भौंकते हैं अजनबियों पर। और डी, बिल बार्क भौंकेगा अजनबियों पर। पहले तो दिमाग लगाओ, आंसर बाद में लगाओ। ये क्या है? अजनबियों पर कुत्ते का भौंकना क्या है? उसकी आदत। क्या है? उसकी आदत है। अब जब आदत ही है तो अपन इस आदत को बदल सकते हैं क्या? नहीं। अपन तो सिर्फ टेंस भर सकते हैं, और अपन को टेंस भरना कौन सा है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट के इंडेफिनिट की वर्ब कौन कौन सी है? इज एम आर अकेली नहीं आ रही, एज एव अकेली नहीं आ रही, बरफस्ट या बरफस्ट में एस एस दोनों आ रही है। एक तो ये रही बरफस्ट और एक ये रही बरफस्ट में एस या। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की नहीं है। दो ऑप्शन में से कोई एक होगा। बताओ कुत्ता कितने हैं? तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। कौन सी है? बार्क्स। ये हट गया। ओके। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है, अगला समझना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा। मैंने कहा पेरेंट्स, पेरेंट्स आर लविंग। मैंने एरर वाला क्वेश्चन दे दिया। पेरेंट्स आर लविंग दियर चिल्ड्रन, पेरेंट्स आर लविंग दियर चिल्ड्रन। अच्छा, इसमें एरर क्या है? सर आपने एरर किया है। मैंने कहा क्या किया बेटा? कि सर माँ बाप तो बच्चों को हमेशा ही पसंद करते हैं, ऐसे थोड़ी अभी अभी कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद नफरत हो जाएगी और कल का पतो दोबारा प्रेम हो जाए, फिर बाद में पतो नहीं परसों दोबारा लड़ाई हो जाए। ऐसे होगा क्या? माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, ये उनका स्थायी काम है। और स्थायी एक्टिविटी दिखाने के लिए आर लविंग कटेगा। तो मैंने फिर क्या लगाऊं? सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने अच्छा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाऊं? सर क्रिया आ रही है लव, तो आप लव की है तो फर्स्ट फॉर्म लगाओ या फिर एस या एस। पेरेंट्स कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल, तो क्या आएगा? लव। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, मैंने कहा ए लॉयन, ए लॉयन इज बिकमिंग, ए लॉयन इज बिकमिंग फीड्स, FIERCE, फीड्स, फीड्स इन व्हेन हंग्री, व्हेन हंग्री। बोलो कहना क्या चाह रहा हूं? कहना क्या चाह रहा हूं? सेंटेंस क्या है? कि एक शेर हो रहा है उग्र, फिर से नहीं, उग्र। एक शेर उग्र हो रहा है कब? जब भूखा होता है। व्हेन हंग्री, जब भूखा होता है तो शेर क्या हो जाता है? उग्र। बोलो शेर की क्या है ये? आदत। क्या है शेर की? आदत। तो बोलो आदत को कौन से टेंस में दिखाऊंगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इज बिकमिंग कटेगा और लॉइन एक ही है, इसलिए क्या लगेगा? बिकम्स। क्या लगेगा? बिकम्स। बोलो कहीं कोई डाउट? समझ में आया? मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया, मैंने तो नॉर्मली आपको ये चीजें बताई है कि अगर आपको रेगुलर एक्टिविटीज नजर आती हो, जैसे एक मैंने कहा कि 5वां नंबर देखना, एक मिनट सेंटेंस को देखना, एक मिनट तुम्हारे क्या समझ में आता है, इनमें है क्या? कि एक कॉबलर, कॉबलर क्या होता है? एक कॉबलर इज, एक कॉबलर इज रिपेयरिंग, रिपेयरिंग एंड पॉलिशिंग, पॉलिशिंग शूज। अच्छा, SHOES। और मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं छठा, एक कॉबलर COBBLER इज रिपेयरिंग एंड, रिपेयरिंग एंड पॉलिशिंग माई शूज, पॉलिशिंग माई शूज। ये दो सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसेस में किस शब्द का अंतर है? सब कुछ सेम है, केवल माई लग रहा है। अच्छा बताओ,
ऊपर वाला सेंटेंस कह रहा है कि एक मोची रिपेयर कर रहा है और पॉलिश कर रहा है जूतों की। ये आज आज कर रहा है या हमेशा करता है? जूतों की पॉलिश और जूतों की रिपेयरिंग हमेशा करता है या आज आज कर रहा है? हमेशा करता है। तो इज रिपेयरिंग गलत है और पॉलिशिंग गलत है। क्या आना चाहिए? रिपेयर्स। क्या आना चाहिए? रिपेयर्स। और इधर भी क्या आना चाहिए? पॉलिशेज। क्या आना चाहिए? लेकिन अब नीचे देखो क्या कह रहा है कि एक मोची जूतों की मतलब मरम्मत कर रहा है और पॉलिश कर रहा है, वो भी किसके जूते? क्या बताओ, मेरे जूतों को वो हर बार पॉलिश करता है? नहीं, अब कर रहा है। तो ये काम स्थायी नहीं है, इसलिए इसमें टेंस सही है। समझ गए मेरी बात? दिमाग लगाना कि स्थायी किसमें होता है, किसमें नहीं होता है। एक और देखो, जैसे मैंने कहा माई मदर, माई मदर, माई मदर इज वॉशिंग, माई मदर इज वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स एवरी डे। डर्टी क्लॉथ्स एवरी डे कहने का मतलब क्या है? हर रोज, हर रोज करती है ना काम। और मैंने कहा ये सिंपल है कि माई मदर इज वॉशिंग माई डर्टी क्लॉथ्स, इज वॉशिंग माई डर्टी क्लॉथ्स। अब बताओ दोनों में से कौन से में टेंस सही है, कौन से में गलत है? नीचे वाले में सही है क्योंकि अब धो रही है मेरे कपड़ों को। तो और मम्मी जो है हमेशा गंदे कपड़ों को क्या करती है? हर रोज धोती है। तो ये सेंटेंस गलत है। सही कैसे बनेगा? इज वॉशिंग को काटो और मम्मी वॉशेज करेगी। एक एग्जांपल है, पुलिस, देखना इस सेंटेंस में, पुलिस आर अरेस्टिंग, पुलिस आर अरेस्टिंग क्रिमिनल्स। बताओ, पुलिस क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर रही है। क्या ये स्थायी नहीं करती, हर बार काम नहीं करती? ऐसा है? पुलिस का स्टैटिक एक्शन नहीं है ये है। तो अपन यहां क्या करेंगे? इसको काट के और क्या करेंगे? अरेस्ट। क्या करेंगे? अरेस्ट। और अगर मैं, पुलिस बहुवचन है, अच्छा अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिख दूं कि द पुलिस, द पुलिस, द पुलिस आर अरेस्टिंग, आर अरेस्टिंग दिस क्रिमिनल। बताओ ये सही है कि गलत है? बोलो, इस अपराधी को क्या हर बार गिरफ्तार करेगी पुलिस? अब कर रही है, टेम्परेरी एक्शन है। जब एक्शन टेम्परेरी होगा तो टेंस कंटिन्यूअस चलेगा, और जब एक्शन स्टैटिक होगा तो टेंस इंडेफिनिट चलेगा। अरे कोई काम हमेशा होता है तो इंडेफिनिट है, और कोई काम अभी हो रहा है थोड़ी देर बाद नहीं होगा तो वो टेम्परेरी है। और टेम्परेरी काम कंटिन्यूअस टेंस में जाता है, और स्टैटिक एक्शन, स्थायी काम, इंडेफिनिट में आता है। बोलो ये बात किस किस के समझ में आ गई? एक बार हाथ खड़े कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। किस किस के नहीं आई वो भी हाथ खड़े कर दो। सबके आ गई। चलो, क्या चीज समझ में आई एक बार फिर से बोलना। जब वो सब्जेक्ट किसी काम को हर बार करता है तो वो तो इंडेफिनिट, और जब टेम्परेरी कर रहा है तो कंटिन्यूअस। जैसे पुलिस फिक्स हो गई, फिक्स पुलिस इसी अपराधी को कितनी बार गिरफ्तार करेगी? एक बार। टेम्परेरी गिरफ्तार किया, फ्री। ऐसा थोड़ी नहीं, हर बार पहले तो गिरफ्तार करती है, फिर छोड़ देती है, फिर दोबारा पकड़ती है, फिर छोड़ देती है, फिर पकड़ती है, फिर छोड़ देती है। यही काम है पुलिस को? नहीं है। अच्छा, मेरी मदर मेरे गंदे कपड़ों को टेम्परेरी धो रही है क्योंकि गंदे हैं और हो सकता है वो ना भी धोए। लेकिन अगर कहें कि मम्मी हर रोज डर्टी वो क्लॉथ्स को धोती है तो इसका मतलब ये उनका स्थायी काम है। अच्छा इधर देखो, एक मोची जूतों की रिपेयर भी करता है और पॉलिश भी करता है। जूते कोई भी होंगे, लेकिन यहां आ रहा है मेरे जूते, तो मेरे जूतों की बार बार यही काम है कि उसको कि साहब जी आपके शूज देना, साहब जी देना। मैंने कहा ले भाई, साहब जी मैं इसको रिपेयर करती। तो रिपेयर कितनी बार करती भाई? भाई रिपेयर तो एक ही बार होती। मेरे शूज रिपेयर हो गए और पॉलिश कर दी, फिर दे दिए, फिर साहब जी एक बार और, साहब जी एक बार और। मैंने कहा अब तो इसको क्या सीसी के बंद करेगा क्या? पैर किधर दूंगा इसमें कि नहीं? साहब जी वन टाइम और है पॉलिश दीजिए, साहब जी दीजिए। फिर दे दिए, फिर मैंने कहा अब तो पहन लूं, नहीं साहब जी वंस मोर। तो ऐसे थोड़ी होगा। ये स्थायी काम का मतलब होता है हर बार मेरे जूते आ गए, फिर अगली बार कोई के जूते आ जाएंगे, फिर कोई के जूते आ जाएंगे, और मेरे आगे तो मेरे पे कोई काम तो टेम्परेरी होगा, और टेम्परेरी काम थोड़ी देर के लिए होता है, और जो काम थोड़ी देर के लिए होता है वो कंटिन्यूअस टेंस में जाता है। बोलो ये बात किस किस के समझ में आ गई? पक्का हो गया ये? ठीक है, अब आप ऐसा करो फटाफट से ये चीजें लिख दो।